और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। आरजेडी और विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव राज्यसभा जाने में अगर कामयाब होते हैं तो फिर राघोपुर सीट जो है वो खाली हो जाएगी और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय चुनाव लड़ सकती हैं। वो राघोपुर से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव अब दिल्ली की राजनीति करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे तेजस्वी को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। हालांकि तेजस्वी को इसके लिए आंकड़े भी जुटाने होंगे। एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन चुनाव में महागठबंधन को मात्र 35 सीटें ही मिली थी। लिहाजा ये भी एक रोचक सवाल है कि तेजस्वी को राज्यसभा भेजने के लिए 6 और विधायकों का समर्थन विपक्ष कहां से जुटाने वाला है। तो वहीं तेजस्वी यादव की राज्यसभा जाने वाली खबर पर राजनीतिक बयानबाजी भी इस वक्त बेहद तेज है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस रूप में आ रही है, जरा वो भी सुनिए। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी अभी सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि वो राज्यसभा जाएंगे। तो राज्यसभा भेजने का फैसला तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संसदीय दल का बोर्ड बैठक में लेगी कि कौन होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर, और गठबंधन के सभी घटक दल की रजामंदी भी होगी। क्योंकि जो लोग इस बात को लेकर के पीड़ा में हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब भी चौंकाने वाला जब फैसला लिया है तो कई बार लोगों को असहजता का सामना करना पड़ा है। यह साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की राजनीति अब पूरी तरह परिवारवाद की गिरफ्त में है। राज्यसभा की चर्चा हो या राघोपुर की सीट, हर जगह सिर्फ एक ही परिवार का कब्जा दिखता है। बिहार की जनता यह समझ चुकी है कि यह वही पुरानी राजनीति है जो लालू प्रसाद यादव के दौर में चलती थी, जहां पार्टी नहीं परिवार ही सबसे ऊपर होता है। लेकिन अब बिहार बदल चुका है। यहां की जनता विकास और सुशासन चाहती है, न कि परिवारवादी राजनीति। इसलिए ऐसे प्रयोग कभी सफल नहीं होंगे। देखिए, हर कोई अपना प्रमोशन चाहता है और अगर तेजस्वी यादव जी राज्यसभा जा रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। वैसे तो विपक्ष में विधायकों की पर्याप्त संख्या है, चूंकि 41 विधायक इस चुनाव में चाहिए और विपक्ष में कुल 41 विधायक हैं, लेकिन फिर भी सुनने को तो ऐसा भी मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक जो है वो तेजस्वी जी का समर्थन कर रहे हैं, और जो भी महागठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेगा हम सभी उसका स्वागत करेंगे। भाई तेजस्वी जी अपने पिताजी के रास्ते पर हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी को जब बिहार की जनता ने मौका दिया तो भ्रष्टाचार करने लगे, और जब जेल जाना पड़ा तो अपने पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। अब जो मीडिया से खबर निकलकर सामने आ रही है कि भाई तेजस्वी जी खुद राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि भाई तेजस्वी जी को मालूम है कि जो पाप किया है उन्होंने, अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा भ्रष्टाचार के मामले में। इसलिए वो विधानसभा राघोपुर से अपने पत्नी को चुनाव लड़ाकर राजद का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है और काउंटिंग थोड़ी देर के बाद नतीजे जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक वोटिंग चली है और वोटिंग के खत्म होने के बाद से बॉक्स को सील कर दिया गया। वोटिंग के दौरान हंगामे की भी खबरें सामने आई, जिसमें साइंस कॉलेज में फायरिंग हुई। इसके बाद पुलिस बल को यहां पर तैनात कर दिया गया ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। पटना कॉलेज में भी निर्दलीय प्रत्याशी रिंकल यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। रात तक ये साफ हो जाएगा कि छात्र संघ चुनाव का अध्यक्ष कौन बनने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आज सुबह 8 बजे से वोटिंग की गई, 2:30 बजे तक वोटिंग किया गया। पटना वीमेंस कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 53% वोटिंग हुई। कुल 2470 वोट यहाँ पर डाले गए। इसके अलावा 41 बूथ
पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस बार बनाए गए थे। अब जबकि वोटिंग खत्म हो गई है तो जो बॉक्स है उसे सील किया जा रहा है। इसे पटना आर्ट कॉलेज पहुंचाया जाएगा, जहां पर देर शाम से गिनती शुरू होगी और देर रात जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो चुनाव परिणाम है वो देर रात तक आएंगे। हालांकि इस बार वोटिंग में कुछ जगह से हंगामे की भी खबर आई, कुछ जो प्रत्याशी थे वो नाराज थे, कुछ प्रत्याशियों ने हंगामा भी किया। इसके अलावा साइंस कॉलेज में फायरिंग की भी खबर मिली, जहां तक प्रशासन ने भी पुष्टि की कि एक खोखा बरामद हुआ है और जो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। तो जो अब जो स्थिति है वोटों की गिनती कितना परसेंट वोट हुआ है और वोटिंग खत्म होने के बाद जो बॉक्स है उसे सील किया जा रहा है और आर्ट कॉलेज में इन बॉक्सों को भेजा जाएगा। अच्छा, तो वही एक पीटीसी मार देते हैं ना, हम वुमेन्स कॉलेज के पास है। और देर रात तक जो छात्र संघ चुनाव के जो परिणाम है वो देर रात तक आएंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा, हम चंदन भैया से पूछते हैं कितना परसेंट हंगामेदार वोटिंग रही। कई छात्र संगठनों ने हंगामा किया, खास करके रिंकल यादव जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने कई कॉलेजों में जाकर कितना परसेंट वहाँ का हुआ, सब ऑल ओवर मिला के कार्रवाई भी की है। और जिस तरह से पटना साइंस कॉलेज में फायरिंग की बातें सामने आई और पुलिस को एक खोखा बरामद हुआ, तो उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में हंगामा करने की कोशिश की है, फायरिंग करने की कोशिश की है। अब वोटों की गिनती होगी, आर्ट कॉलेज में देर शाम से वोटों की गिनती होगी और इसके परिणाम देर रात तक आएंगे। न्यूज 18 के पटना से धर्मेंद्र कुमार। राजधानी पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और पटना जू को 7 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। 7 मार्च तक कोई भी व्यक्ति पटना जू में प्रवेश नहीं कर पाएगा। साथ ही संक्रमित इलाके के 1 किलोमीटर के भीतर के जो एरिया है उस एरिया में सतर्कता बरती जा रही है। पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। सुबह सुबह टहलने के लिए पटना जू पहुंचे लोगों को सूचना मिलने के बाद लोग वापस यहां से लौटते भी नजर आए। राजधानी पटना में कई इलाकों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जी हां, यहां पे कौशल नगर में कई कौवे और मुर्गियों की मरने की लगातार जो खबरें जो है वो आ रही थी, उसकी जो जांच है वो कराई गई और उसके बाद पता चला कि बर्ड फ्लू जो है उनमें पाया गया है और इसे लेकर के सबसे पहला जो अलर्ट जारी किया गया उसमें सबसे सख्ती बरती गई है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो पटना जू है, संजय गांधी जो जैविक उद्यान है, इसको अगले 7 मार्च के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, जो आपको बता दें कि यहाँ पे सूचना जो है वो भी यहाँ पे लगा दिया गया है और बताया गया है कि जो यहाँ पे पशु विश्वविद्यालय है, वेटनरी कॉलेज है और उसके अंतर्गत कौशल नगर जो है वहाँ पे जो चितकोहरा है वहाँ पे कुछ एरिया में वो पाया गया था, जिसके कारण 1 किलोमीटर के परिधि में आने के कारण जो है वो 7 मार्च तक के लिए इस जू को फिलहाल बंद कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति की आने जाने की अनुमति नहीं होगी। तमाम जगह जो सैनिटाइजेशन है वो किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, जो पक्षियां हैं, उनको नुकसान यहाँ पे नहीं पहुँचे। तो एक तरीके से आपको बताएं कि यहाँ पे साथ साथ ये भी जो है यहाँ पे निर्देश जारी किया गया है कि बाहर से जो मुर्गे और मुर्गियां जो आती हैं बेचने के लिए शहरों में, वो उसका प्रवेश जो है पूरी तरह से निषेध कर दिया गया। किसी भी तरीके से पटना में बाहर या पटना में रहने वाले लोगों के लिए बाहर से कहीं से भी मुर्गे या मुर्गियां नहीं लाई जा सकती और पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पे सैनिटाइजेशन जो है वो किया जा रहा है। जो लोग सुबह सुबह यहाँ पे टहलने के लिए आए थे वो यहाँ पे जब सूचनाएं मिल रही हैं तो यहाँ से वापस जो है वो लौट रहे हैं। 7 तारीख आए थे घूमने के लिए मैम, लेकिन हाँ जी, हाँ, लेकिन अभी वर्ल्ड फ्लू चला हुआ है ना, तो सबसे पहले सेफ्टी तो बहुत जरूरी है ना, तो इसके वजह से बंद कर दिया तो अच्छी चीज है। और जब कवरिंग हो जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे घूमने। मॉर्निंग वॉक के लिए पहले पहुंचे अचानक। हम लोग परमानेंट यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। आज पता चला कि बंद है अब 7 मार्च तक, तो खैर ठीक है, प्रिकॉशन कोई भी चीज में समस्या है कुछ तो उसके लिए तो ये सारे लोग जो हैं वो इसकी एक ढंग से कहिए कि लोग मान रहे हैं कि अगर इसमें प्रिकॉशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लिया जाना चाहिए ताकि बर्ड फ्लू का जो संक्रमण है उससे बचा जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर चाकू से गोदकर महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया है और इलाज के दौरान
एनएमसीएच में डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। दादर मंडी निवासी सुलेखा गुप्ता के रूप में मृतक महिला की पहचान हुई है। मामले की छानबीन में फिलहाल पुलिस की टीम जुट गई है। हत्या के पीछे कारण क्या है, ये अभी साफ नहीं हो पाया। आलमगंज थाना क्षेत्र के दादर मंडी मोहल्ले की यह घटना है। फोन आया कि माई गिर गई, तो हम आए तो देखे कि यहाँ पत्नी गिरे हुए खून से लथपथ थी। वही उसके बाद वहाँ से टेम्पू, बगल में पड़ोसी का टेम्पू है, उसको लेके यहाँ हम बाप बेटा दोनों मिल के यहाँ आए। यहाँ डॉक्टर पूछा कि क्या हुआ, तो हम कहे कि चौकी से गिर गया। लेकिन यहाँ डॉक्टर द्वारा बताया कि गला पर चाकू है, हाथ पर चाकू है, गाल पर चाकू मारा हुआ है, पूरा मारा गया है गर्दन पर। अभी तो सूचना मिला एक 45 वर्षीय महिला सुलेखा देवी, अभी एनएमसी से सूचना मिली थी, तो थाने की पुलिस गई तो उसका गला और हाथ में कटा हुआ का निशान है, तो वो मर गई है, तो उसी का छानबीन चल रहा है अभी। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां सामाजिक तत्वों ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग के बाद से ग्रामीणों का बवाल देखने को मिला। ग्रामीणों ने मसौढ़ी में सड़क को जाम कर दिया। बदमाशों ने भैंसवा गांव में गोलीबारी की, जिसे लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर नजर आया। हंगामे की सूचना मिलते ही मसौढ़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और असामाजिक तत्वों की पहचान में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। बना फिर नाटक का दिली ना जो। दानापुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर पूर्वी गोला रोड में होली के दौरान ससुराल जाने को लेकर एक विवाद होता है और इसी विवाद में युवक ने अपनी ही पत्नी को पीट कर निर्मम हत्या कर दी। युवक सोनू कुमार ने पत्नी चांदनी कुमारी को मौत के घाट उतार दिया। मृतका चांदनी कुमारी पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हेड नर्स के पद पर काम कर रही थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अपने 2 साल के बेटे को लेकर अपने पैतृक घर छपरा पहुंचा और फिर देर रात वापस दानापुर आकर डायल 112 पर फोन कर पुलिस को खुद ही हत्या की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शख्स को घर से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कमरे से चांदनी के शव को बरामद भी किया और पोस्टमार्टम कराया गया। चांदनी की बड़ी बहन का यह आरोप है कि आरोपी ऑनलाइन गेम में 4 लाख रुपए हार चुका था। चांदनी ने उसे पैसे दिए थे और इसी पैसे को लेकर विवाद था। परिजनों का आरोप यह भी है कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे। जो कि अजय कुमार के पुत्र हैं, जिनका मूल पता कर्णपुरा थाना एकमा जिला सारण का है, जो यहाँ वर्तमान में अपने साले के घर में रहते हैं। उनके द्वारा अपनी पत्नी की पीटकर हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। मेरी बहन है, मेरी दीदी, वो उसका हस्बैंड उसको जान से मार दिया। वो हम लोग कोई नहीं थे, वो झगड़ा करता था, हमेशा झगड़ा करता था, मारता पीटता था। और मेरी बहन बहुत सही, बहुत उसको समझाई, बहुत मानती भी थी, बहुत प्यार करती थी मेरे उससे, पागल आदमी से बच्चे की तरह समझाती थी। झगड़ा करता था, फिर भी मम्मी बोलती थी कि जाने दो, उसको दिमाग नहीं है तो तुम भी समझाओ। जमुई में रिसेप्शन की रात ऑर्केस्ट्रा में फायरिंग में एक महिला डांसर घायल हो गई। साथ ही फायरिंग के आरोप में पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर थाने पहुंचा दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के लोहरा गांव का है, जहां शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ था और इसी दौरान किसी ने फायरिंग की, जिसमें कारतूस का बारूद महिला डांसर के चेहरे पर लग गया, जिससे वो जख्मी हो गई। डांसर नेपाल की रहने वाली बताई जाती है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची और दूल्हा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से कई सबूत भी बरामद किए गए। को पैसा दिया था, किस टाइम पे गोली चला दिया, पता चला था कि गोली चला हुआ है? हाँ, चला था। पता चला वो प्रोग्राम कार्यक्रम में डांस करने के दौरान गोली चलाया, उसका छींटा पड़ गया पूरा फेस में। हर्ष फायरिंग में? हाँ। तो गोली जो चला है उनका पता चला है क्या? हाँ, पता चल गया, सब पता चल गया। जानकारी मिली है कि शादी के उत्सव में फायरिंग से एक महिला कलाकार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हम लोगों ने इस आपराधिक मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे विस्तृत पूछताछ किया जा रहा है।
जो महिला कलाकार हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और तेहरान के कई इलाकों में धमाके भी देखने को मिले। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया गया। इजराइल ने हमले के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इजरायली मीडिया का यह दावा है कि पूरे ईरान में 30 जगहों पर हमले किए गए, जिसमें राष्ट्रपति का आवास और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शामिल है। इजराइल का यह भी कहना है कि ईरान से हमले की आशंका जो है इस आशंका के मद्देनजर ही हमला हुआ। इससे पहले ही इजराइल ने पलटवार की आशंका से अपने नागरिकों को बंकरों में रहने के लिए कह दिया था। इजराइल ने स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने सभी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस बंद कर दिए गए। इजराइल ने अपने एयर स्पेस को भी फिलहाल बंद कर दिया है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर इजराइल में सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद हैं और ताबड़तोड़ हमले की ये तस्वीरें जहां पर इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया और हर तरफ धुएं का गुबार, इधर उधर भागते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। और इजराइल ने एहतियाती तौर पर अपने नागरिकों को कह दिया है कि वो बंकरों में रहें। स्कूल, कॉलेज बंद हैं और इस वक्त कुछ नजर आता है तो वो लोगों के अंदर डर, सड़कों पर सन्नाटा और बादल के बीच धुएं का गुबार। ईरान में 30 ठिकानों को आईटीएफ ने अपना निशाना बनाया। उत्तरी और पश्चिमी तेहरान में कई जगहों पर धमाके सुने गए। इजराइल के हमले में तेहरान एयरपोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल की सेना ने तेहरान एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया है। इजराइल में स्टेट इमरजेंसी का ऐलान किया गया, जिसमें इजराइल की बात करें तो सभी को बंकर में रहने के निर्देश इस वक्त दे दिए गए। इजराइल में सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद हैं। इजराइल ने अपने एयर स्पेस को भी एहतियाती तौर पर बंद रखा है और सभी नागरिकों को बंकर में रहने के आदेश दिए गए हैं। और इस बीच ईरान की इजराइल को बहुत बड़ी धमकी मिली है, जिसमें शुरू तुमने किया और खत्म अब हम करने वाले हैं। ईरान ने यह धमकी दे दी है इजराइल को। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने यह धमकी दी, जिसमें इब्राहिम मजीजी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यह धमकी दिया, जिसमें कहा गया है कि ईरान के एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर भी हमले किए गए हैं। इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि की कि हमले की एक श्रृंखला के बाद ईरान की तरफ से मिसाइलों का एक और जखीरा दागा गया है। इजरायली सेना इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में लगी हुई है। इजरायली सेना ने यहां तक दावा किया कि उसने 100 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सेना की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया कि पश्चिमी ईरान पर हवाई हमले किए गए हैं। अभी और हमलों की तैयारी जो है वो की गई है। ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल लड़कियों के स्कूल पर जाकर गिरा और इसी वजह से करीब 40 छात्राओं की इसमें मौत हो गई। तो ईरान पर हमले के बाद से ट्रंप की तरफ से बयान भी सामने आया। अमेरिका की रक्षा के लिए ईरान पर हमला किया गया है। खामनेई शासन ने अमेरिकी लोगों को यहां पर इससे सीधे तौर पर खतरा था और इसीलिए यह हमला हुआ है। ईरान को कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी अड्डा है। ईरान फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगा। यूएस सैन्य अड्डों पर ईरान के हमले का खतरा था और इसीलिए यह हमला किया गया। यूएस ने दिखाया है कि आतंक कभी जीत नहीं सकता। United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder
targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा और जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता कांग्रेस को सबक सिखा रही है और लोग कांग्रेस को वोट देने के लायक नहीं समझ रहे। पहले कांग्रेस को मिलेनियल्स ने सबक सिखाया। जैन जी ने भी तैयार यहां पर अपनी तैयारी की हुई है, वो भी तैयार बैठी हुई है। और अब देखते हैं खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई। तो न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने क्रिकेट में अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें भोजपुरी भाषा में कमेंट्री सुनना काफी अच्छा लगता है और जब वो घर पर होते हैं तब भी वो कभी कभी भोजपुरी कमेंट्री जरूर सुनते हैं। बिकॉज मैंने उनको पहले ही बोल दिया था रेडी रहे। यू नो शमी भाई, सबसे ज्यादा जो सब सुनना चाहेंगे आपसे वो है 2023 वर्ल्ड कप की यादें। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई वर्ल्ड कप। और अब बात मनोरंजन जगत की। भारत मंडपम में न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया और कहा कि संसद में राहुल गांधी का जो बिहेवियर है वो मवाली और टपोरी वाला बिहेवियर है, वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है।